हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। और मेरे भाइयों, आपको हर दिन सुबह उठते ही मैं एक मैसेज डालता हूं टेलीग्राम के ऊपर कि 90% स्टूडेंट्स केवल इस बात को पूछते हैं कि एग्जाम डेट कब आएगी। और जब एग्जाम हम हर दिन कहते हैं कि एग्जाम डेट आएगी ना मेरे भाई, तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा और उस 1 महीने के अंदर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मान लीजिए। ये तो आ गया एग्जाम डेट एनटीपीसी का, आके चला जाएगा और अभी भी विद्यार्थी यही पूछते रह जाएंगे कि अब क्या करें। ठीक है, खत्म हुई कहानी एनटीपीसी की। आज फिर आपसे कह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आज से आप अपनी डेट काउंट कर लेना। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जुलाई में एक सुनवाई होगी। वो सुनवाई में कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि 1 करोड़ फॉर्म है, सबको एग्जाम देनी है। सरकार के पास में पैसा पहुंच चुका है। और जहां तक हमारा अनुमान है कि सितंबर अक्टूबर में ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम वो ही नवंबर दिसंबर में वापस हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर आपको सचेत कर रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगले 6 महीने के अंदर बहुत सारी एग्जामें होंगी, भर भर के एग्जामें होंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को एनटीपीसी देना है या ग्रुप डी देना है या कोई सा एग्जाम देना है, तो आपके पास में मेरी सभी कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड भी है। जैसे अभी हम फिजिक्स का लाइव बैच चल रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो शायद हर बैच के अंदर मैंने फिजिक्स का एक रिकॉर्डेड बैच भी डाल रखा है, केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच भी डाल रखा है। तो जिनको लगता है मुझे थोड़ा सा तेजी से पढ़ना चाहिए, तो ये चीजें तो चलती रहेगी, धीरे धीरे मैं सिखा रहा हूं इसमें तो। लेकिन साइड में पूरा फिजिक्स डला हुआ है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। केमिस्ट्री भी डला हुआ है, उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इतना जरूर है कि एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, बहुत सीधे क्वेश्चन आएंगे। एनटीपीसी का आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत सीधा पेपर आएगा साइंस का। जो साइंस जो खतरनाक आती है ना, वो सच में ग्रुप डी के अंदर ही आती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किताब है तो उसको पढ़ डालो। आपके पास में वीडियो है रिकॉर्डेड, तो उनको देख लीजिए और एनटीपीसी का हो जाएगा। इधर मैं आपको रेगुलर जो है यूट्यूब पर क्वेश्चन करा रहा हूं, उन क्वेश्चनों को कर लो। आपका क्वेश्चन जो है वो आउट नहीं जाएगा। चलिए, क्योंकि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, ये वाली चीजें तो हम बहुत डीपली पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे समझ लो, ये तो कौन कराता है न्यूमेरिकल यार। अरे रिकॉर्डेड क्लास इसमें होगी आपके बैच में, देखना अभी एक बार और मैं चेक करा दूंगा। सभी बैचों के अंदर जो भी बैच आपने लिया होगा, मेरी बात को सुनिए। जैसे अभी फिजिक्स का लाइव चल रहा है, तो मैं आपको फिजिक्स का रिकॉर्डेड बैच भी डलवा दूंगा पूरा। केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच भी डलवा दूंगा पूरा। बायोलॉजी का, बायो में बॉटनी और जूलॉजी, ये बैच पूरा डलवा दूंगा एक बार रिकॉर्डेड के नाम से। तो जिसको थोड़ा सा जल्दी हो इसमें से पढ़ते रहना है ना। बाकी का फिजिक्स लाइव चल ही रहा है, ये चलेगा लाइव, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में केमिस्ट्री भी लाइव पढ़ाऊंगा, इसके बाद बायो भी लाइव पढ़ाऊंगा। मैं तो पढ़ाता ही रहूंगा, मेरी चीजें तो कभी रुकेंगी नहीं। लेकिन जिसको थोड़ा सा जल्दी है, तो यहां से चीजें देखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हड्डियां पहले भी 2 से 6 ही है, आज भी 2 से 6 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जिसको थोड़ा सा जल्दी है ना, ऐसे नहीं होता है कि भाई कोई बैच अगर चल रहा है तो 50 दिन की क्लास को मैं 2 दिन में पूरा कर दूं, वो संभव नहीं है। इधर मैं यूट्यूब पर आपका रिवीजन कराता रहूंगा। आपको एनटीपीसी के लिए मैं लगभग 1001 क्वेश्चन है वो अलग से करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर यूट्यूब पर चलते रहिए। मैं आपका सोमवार से आपकी स्पेशल क्लास लगाऊंगा एनटीपीसी के लिए, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग मैं 1000-1500 क्वेश्चन करा दूंगा। वहीं से सब कुछ फंस जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए भैया, ये बैच तो देखिए
इसमें तो अभी मेरे हिसाब से फिजिक्स को पूरा होने में यहां से फिजिक्स को पूरा होने में 1.5 महीने का समय लगेगा और 1.5 महीने का समय लगेगा केमिस्ट्री में। मतलब इस बैच में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा होने में लगभग 3 महीने का समय अभी और लगेगा, क्योंकि ये बैच तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये एनटीपीसी वाला जो एग्जाम है अगर आपको देना है तो इसके लिए आप बायो को ज्यादा फोकस करो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं आते एनटीपीसी के अंदर मेरे भाई। एनटीपीसी में ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, वहां पे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आपको पुराने पेपर चेक करवा दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसको तो पढ़ते रहो और धीरे 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 धीरे। लेकिन एक बात फिर कह रहा हूं मैं आपको कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना तो एग्जाम डेट मत पूछना कभी भी, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है और कितने भी दिन में परीक्षा हो सकती है। तो है ना, अच्छे रहो, खुश रहो और तैयारी करते रहो। बाकी का किताब वगैरह आपने मंगा ली होगी, फिजिक्स की किताब आ चुकी है, केमिस्ट्री बायोलॉजी की सब किताब आ गई है, उनको मंगा लो, उनको भी पढ़ डालो। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा रहा था, तो लास्ट में मैंने ये वाला न्यूमेरिकल छोड़ा है। ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है। अब एक बार क्वेश्चन करिए, एक बार ये वाला देखिए, किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। देखिए आराम से समझिए, अवतल लेंस की बात हो रही है। प्लीज 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 थोड़ा सा तनाव मत लो, क्वेश्चन को समझो। ये अवतल लेंस है, किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा इसकी फोकस दूरी यहां है 20 सेंटीमीटर माइनस में। फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यह मान के चलिए कि वस्तु यहां रखी है, स्थिति नंबर 2 पर वस्तु रखी है। वस्तु रखी है स्थिति नंबर 2 पर, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। वस्तु स्थिति नंबर 2 पर रखी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको नॉलेज होगा, जब वस्तु स्थिति नंबर 2 पर रखी रहती है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो O और F बन के बीच में बनता है, तो इसका प्रतिबिंब भी यहां पर बनेगा, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता समझना। पहले तो यह बात क्लियर करो कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। पहले बात को समझिए, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। अगर वस्तु से छोटा बनता है तो आवर्धन क्षमता का जो मान है, आवर्धन क्षमता का जो मान है वो 1 से कम आएगा। पक्का है, ध्यान से सुनिए, 1 से कम आएगा। पहले तो ये क्लियर करो कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। प्लीज एक बार वापस सुनिए, अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 आता है तो इसका मतलब समझते हो, बिंब और प्रतिबिंब बराबर होता है। कल बहुत अच्छे से मैंने लिखा था, अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम है, अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम है, इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो 1 से कम होगा। तो पहली बात तो 1 से अधिक ये गलत हो जाएगा, 1 से अधिक ये गलत हो जाएगा, 1 से कम, 1 से कम। ठीक है, ये 2 ऑप्शन अभी नजर आ रहे। अब एक और चीज पकड़िए, याद करो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है, हमेशा फिक्स है, कोई अपवाद ही नहीं है। यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। फिक्स है ये, मैं तो ये कह रहा हूं इसका उत्तर हमेशा फिक्स है, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। मतलब इसका जो आवर्धन क्षमता है ना, इसकी आवर्धन क्षमता हमेशा, आवर्धन क्षमता हमेशा
प्लस में होगी और 1 से कम होगी, फिक्स है, और 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, फिक्स उत्तर है इसका ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पकड़ में आया क्वेश्चन? जल्दी से बताओ। सबको मेरा नमस्कार। बताइए भाई, एकदम यस नो कर दिया करो भाई, जल्दी जल्दी से यस नो कर दिया कर जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करिए एक बार। हाँ भाई, चलिए एक बार एक एक क्वेश्चन, भैया टाइम लग जाएगा, टाइम ही तो लगता है, लेकिन क्वेश्चन तो होना तो चाहिए ना। पता चले टाइम भी लग रहा है, क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, पहले तो लेंस बनाओ, पहले तो लेंस बनाइए। ये रहा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का वस्तु जो है उसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। बिंब ऊंचाई जो है वो है +1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी प्लस में हो गई 8 सेंटीमीटर। बिंब दूरी 12 सेंटीमीटर -12 सेंटीमीटर। अब एक बात को समझना, एक कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी कोशिश करता हूं कि आप सीख जाओ। दोस्तों समझना, ये उत्तल लेंस है, ये इसकी फोकस है, ऐसे समझो, दोनों तरफ चलता है इसका फोकस बिंदु, है ना। जैसे ऐसे समझो, ये इसकी फोकस दूरी है 8, है ना। तो ये इधर वाली दूरी भी ये 8 सेंटीमीटर रहेगी, और ये दूसरा फोकस बिंदु होता है, दूसरा F2 वाला, ये दूसरा फोकस बिंदु होता है। तो वस्तु जो है ना वो यहां रखिए, पहले एक अंदाजा बता रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो ये स्थिति नंबर कौन सी है? 1 2 3, ये स्थिति नंबर 4 है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो 2F2 से परे बनेगा। तो ये तो पक्की बात है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो, देखो वस्तु कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है, वस्तु 1 सेंटीमीटर की है, तो प्रतिबिंब जो है ना वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा बनेगा। लेकिन आपके चारों ही उत्तर जो है वो 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको क्या करना है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला है V/U और H'/H, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। प्लीज, आपको पता है कि आपके पास में V नहीं है, पहले V ज्ञात करो, पहले V ज्ञात करो, पहले V ज्ञात करो, पहले V ज्ञात करो। देखो भाई, एक बार 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। पहले V ज्ञात करो, 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U, है ना। ऐसे कर लो, एक ही बात है। B ज्ञात कर रहे हो आप, या फिर इसको उठा के इधर ले जाओ, एक ही बात है। दोनों तरीके से करोगे भाई उत्तर सेम ही आएगा। ऐसे करो, इसको उठा के इधर कर दो, 1/F प्लस 1/U, 1/V बराबर 1/F। फोकस दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर प्लस में, प्लस U कितना है, -12 सेंटीमीटर। 24 लघुत्तम आएगा,
8 तिया 24 प्लस में 3 और माइनस में 2, 1/v बराबर 1/24, v बराबर प्लस में ही तो आ रहा उत्तर भाई, v बराबर 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको v ज्ञात करना है जो कि एकदम परफेक्ट आया है। कितना आएगा v? सही आ रहा है कि एक बार तो ये चेक करो, चेक करो एक बार। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले तो आप एक बार v ज्ञात कर लो, कितना आया है v? 24 आ गया, सही है, एकदम परफेक्ट है। अब फॉर्मूला लगा लो आप जल्दी से, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाओ। आवर्धन क्षमता v/u से आएगा ये, v कितना है 24 प्लस में u कितना है माइनस में 12, उत्तर जो आएगा वो -2 सेंटीमीटर। दो, पहले आवर्धन क्षमता है, सेंटीमीटर मत लगाना, पहले उत्तर आ रहा है 2। इसका मतलब समझो प्लीज, इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से दुगना बनेगा। वस्तु से दुगना बनेगा, प्लीज समझना। उत्तर अभी इससे मत दो, उत्तर इससे मत दो। अगर वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, अगर वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई इससे दुगनी होगी। मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। प्रतिबिंब जो है वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 2 सेंटीमीटर का। एक बार सही चेक करिए भाई, क्वेश्चन को पूरा चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब 2 सेंटीमीटर होगा। इस क्वेश्चन को आराम से समझो। वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से दुगना बनेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब, अरे ये इसके आगे सेंटीमीटर मत लगा देना, अरे ये तो आवर्धन क्षमता है और आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, इसके आगे सेंटीमीटर मत लगा देना डायरेक्ट। ये डायरेक्ट उत्तर नहीं है, उत्तर तो इसको देख के बोलना पड़ेगा। इसको पहले चेक करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से दुगना। वस्तु से दुगना का मतलब समझिए। देखो मेरे भाई संतोष कुमार यादव जी, सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सूत्र कब लगाना है? देखो मेरे भाई, पहली बात तो आपको पता है, देखो जो भी आपको कुछ पूछना है आप पूछ लिया करो। पहली बात तो आपको पता है कि अभी यहां पर उत्तल लेंस की बात हो रही है मेरे भाई संतोष जी, अभी उत्तल लेंस की बात हो रही है। सुन लो भाई, थोड़ा सा सुन लीजिए। एक बार कमेंट करो भाई, अगर किसी भाई को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता रहा हूं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में ये तो पता लग गया ना कि लेंस का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन को पढ़ के पहले तो ये पता लग गया को लेंस का क्वेश्चन है ये, है ना? क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, मतलब लेंस, उत्तल लेंस का क्वेश्चन है। ठीक है गुरुजी, अब उत्तल लेंस का क्वेश्चन है तो आपको लेंस का फॉर्मूला लगाना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये तो लेंस का फॉर्मूला हो गया, इससे 3 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में f दे रखा है, u दे रखा है, ठीक है ना? ठीक है, अब आपको पता है एक तो हमको v ज्ञात करना है। भाई दो चीज आपको दे रखी है, पहले तो आप v ज्ञात कर लो, जरूरत है तो। सर ये v की जरूरत है v की जरूरत इसलिए है क्योंकि आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है v/u।
समझने की कोशिश कर मेरे भाई। आवर्धन क्षमता लेंस की, किसकी? लेंस की। लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला है V अपॉन यू। अब देखो इसके लिए चलो U तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन ये कहां से लाओगे? ये तो ज्ञात करना पड़ेगा ना भाई। तो पहले आपको V ज्ञात करना है, पहले आपको V ज्ञात करना है और उस V के मान को यहां लाके जमा दो, क्योंकि U का मान तो दे ही रखा था। तो इससे आपकी आवर्धन क्षमता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि यह फॉर्मूला ऐसे भी यूज होता है, V अपॉन यू बराबर H डैश अपॉन H। फाइनल उत्तर लाके बताऊं, समझना बात को। अब आपको हमारे क्वेश्चन में सुनो, कभी कभी क्या ज्यादातर जगह पर आपको यह फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इतना सा V दे रखा था ना, अभी V क्या था आपके क्वेश्चन में? 24 था ना, ठीक है। U कितना था? -12 था ना, ठीक है सर। H डैश ज्ञात करना है, H डैश ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई डायरेक्ट उत्तर लाना है, ऊंचाई लानी है सेंटीमीटर में, है ना। और बिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है ना। अब वज्र गुणा करो, 24 को 1 से गुणा कर दो और H डैश को -12 से गुणा कर दो, ये जाके नीचे चला जाएगा। तो फाइनली जब आप फाइनल उत्तर ज्ञात करोगे ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट निकल के आएगी, डायरेक्ट उत्तर निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर, सॉरी -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, माइनस का मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। मेरे भाई होंगे, क्वेश्चन को होना पड़ेगा, क्वेश्चन को होना पड़ेगा। सर ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट सोल्व किया, नहीं नहीं लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि उत्तर में आपका सभी है। देखो राइट आंसर तो गलत, बहुत सी बार क्या है आपको, देखो चारों ऑप्शन देखो एक बार, चारों ऑप्शन में माइनस नहीं लगा रखा ना, कोई बात नहीं, लेकिन सच में इसका उत्तर -2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उन्होंने आपसे केवल इतना सा पूछ रहा है कि भाई वस्तु 1 सेंटीमीटर की है ना, तो प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर का बनेगा, बस वो इतना सा कह रहा है। बाकी का सही जवाब इसका -2 सेंटीमीटर होगा। ए भूतनाथ, देख मेरी बात सुन, क्वेश्चन में वस्तु की ऊंचाई दे दी, फोकस दूरी दे दी, और ये यू 12 सेंटीमीटर ये बिंब दूरी दे दी है। अब बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये तो तुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा मुझे, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आपको ये ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ, देखो क्वेश्चन में बोला है कि आप ये ज्ञात करो, अब समझो मेरी बात, प्लीज थोड़ा सा सुनिए गिरिराज जी। आपसे बोला है कि ये ज्ञात करो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में ये तो पता लग गया कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसके लिए आपको 3 चीज चाहिए, एक तो बिंब की ऊंचाई चाहिए जो दे रखी है, आपको u का मान दे रखा है, लेकिन ये मान है ही नहीं है तेरे पास, तो ये मान पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ये मान ज्ञात करना पड़ेगा मेरा भाई। इसको निकालने के लिए आपको 3 मान की जरूरत है, इसको निकालने के लिए आपको 1, 2 और 3 मान की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपको ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर v नहीं दे रखा तो पहले आपको इस फॉर्मूले से v ज्ञात करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से पहले आपको v ज्ञात करना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, धीरे 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 हो जाएंगी चीजें क्लियर। एक बार और बताऊं थोड़ा सा, यस नो। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि H डैश ज्ञात करो, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब मेरी बात को क्लियर कर लो, आपको पता है कि H डैश के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है, V अपॉन यू बराबर H डैश अपॉन H, ठीक है। अब
आपको पता है कि मुझे ये राशि ज्ञात करनी है, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन में हमको दे रखी थी 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन ये v नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा। तो अगर ये नहीं दे रखा तो ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये कैसे ज्ञात करूंगा? 1/v माइनस माइनस 1/u बराबर 1/f से ज्ञात करो। इस फॉर्मूले से पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा भाई, ये ज्ञात करना पड़ेगा, करो ये ज्ञात। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। तनाव मत लो यार, सीखने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना? कहां गया क्वेश्चन नंबर 4? हो गया। धीरे धीरे सीखो, आपका हो जाएगा भैया, एक दिन में नहीं होती है चीजें तैयार। अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो जहां पर यह लिखा है कि एनसीईआरटी कक्षा 9th कक्षा 10th, तो आपका 9th 10th का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। साथ में हमने बायोलॉजी के अंदर पूरी तरह से कक्षा 11वीं का सहारा लेते हैं। मेरे जितने भी भाई अभी लाइव है, कुछ भाई बिहार से भी लाइव है, तो मैं आपको बता दूं, पूरा 9वीं का एनसीईआरटी क्लियर है, 10वीं का क्लियर करा दूंगा, और पूरा बायोलॉजी जो है कक्षा 11वीं तक की बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा। 9वीं 10वीं और 11वीं की बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादातर जो चीजें हैं वो कक्षा 11 से पूछी जाती है। 9वीं 10वीं का तो वो यूज करेगा ही बायोलॉजी में, बायोलॉजी के अंदर कक्षा 11वीं का भी यूज किया जाता है। तो मैं करा दूंगा, आप तनाव नहीं ले, अच्छे रहो, खुश रहो, सीखते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए भैया, बुक मंगा लो मेरे भाई और पढ़ डालो उस बुक को जल्दी जल्दी। किसी वस्तु को 10 डायप्टर -10 डायप्टर क्षमता वाले एक लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से समझिए प्लीज, थोड़ा सा ध्यान दो। ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा। देखिए, हमें क्वेश्चन में लेंस की क्षमता का मान दे रखा है -10 डायप्टर, ठीक है, मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू भी दे रखा है क्वेश्चन में, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यू की, तो खैर -15 सेंटीमीटर, यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, एक छोटी सी बात मैं यहीं पे क्लियर कर दूं। देख भाई, ये लेंस की क्षमता अगर आपको 10 दे रखी है तो पहले से फोकस दूरी याद कर। आपको मैं फोकस दूरी याद करो, पहले फोकस दूरी याद करो, क्योंकि लेंस का फॉर्मूला जो था वो था P बराबर 1/f था ना, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। तो अब F याद करो पहले, F बराबर 1/P हो जाएगा, चलने दो। एक P कितना दे रखा? -10, ठीक है। उत्तर कितना होगा? ठीक है, माइनस में होगा उत्तर, ठीक है ना। और पॉइंट 1 पॉइंट 1 मीटर, पॉइंट 1 मीटर। अब समझना मेरी बात को, जी हां, पॉइंट 1 मीटर। अब मेरी बात को आप समझोगे, ये फोकस दूरी आई है, समझो यहीं पे काम हो चुका है, खत्म है कहानी। फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है वो माइनस में आई है और आई है 0.1 मीटर, ठीक है ना। फोकस दूरी यहां पर उत्तर मीटर में आएगा। मेरे भाई आप ये क्लियर करो, किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है? बताओ मुझे, कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी माइनस में होती है? आपका क्वेश्चन हम करते हुए आए हैं तो हमें पता चला है कि फोकस दूरी माइनस में आई है। किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है? तो जवाब होगा अवतल लेंस। ये इस चीज को देख के आपको क्लियर करना पड़ेगा, दिमाग आप ही को लगाना है, दिमाग आप ही को लगाना है। कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी माइनस में आई है भाई? तो इसको देख के हमने क्लियर कर दिया कि अवतल लेंस की बात हो रही है। और अब आप ये भी क्लियर कर लो
कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस की बात हुई है, कोई अपवाद नहीं है, आंसर आपके सामने आ चुका है। प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा और सीधा होगा। बहुत बढ़िया। चलते रहो, धीरे धीरे सीखते रहो। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए परीक्षा की टाइम पे, कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आती है। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये बातें आपके दिमाग में नहीं है, नहीं टिकती है, तो फिर इसमें डाबरा सर कुछ नहीं कर पाएगा मेरा भाई। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इतना जरूर है, अगर सीख गए ना कहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। मेरे भाई किताब पे क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट 50 मैसेज कर दिए। मेरे भाई किताब को दिल्ली बंबई पहुंचाने का 120 रुपए का खर्चा आता है। अगर मैं इस पे, आप यार पढ़े लिखे हो, डावरा सर कोई ईमानदारी से कोई काम करता है, आप नहीं करने देते हो। अगर मैं इसमें डिलीवरी चार्ज 120 रुपए लगा के और मैं इसमें 120 रुपए की छूट दे देता आपको, तो क्या हो जाता। अरे पढ़े लिखे हो यार, कितना भी समझा लो, लेकिन आप नहीं समझते हो। दे सकता है निखिल कुमार जी, मैं तो इसका उत्तर इसको देख के भी दे सकता हूं। अब हो सकता आप दे पाओ या नहीं दे पाओ, मैं तो ये, अगर लेंस की क्षमता माइनस में आ रही है डायोप्टर, तो इसको देख के डायरेक्ट बता देता मैं तो कि ये अवतल लेंस की बात हो रही है। क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता आती है वो माइनस में आएगी, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में आएगी। मैं इसको डायरेक्ट देख के भी आपको बता देता। देखो मैं क्लियर कर दूं, जो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है पी पी पी, वो माइनस, माइनस में रहेगा उसका उत्तर, माइनस में आंसर आता है उसका, ठीक है ना। और उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करोगे, उत्तल लेंस की अगर क्षमता ज्ञात करोगे तो उसकी लेंस की क्षमता प्लस में आएगी। मैं तो वो पी देखकर भी बता देता इसका उत्तर, आप पी देखकर भी इसका उत्तर बता सकते हो। पी को देखकर भी, पी को देखकर भी उत्तर बता सकते हो, सकते हो कि वो प्लस में है या माइनस में है। अगर वो माइनस में है तो अवतल लेंस की बात हो रही है, और वो प्लस में है तो उत्तल लेंस की बात हो रही है। और क्या समझाऊं बताओ भैया। लोको पायलट पूरा न्यूमेरिकल से चलता है, टेक्नीशियन भर भर के न्यूमेरिकल आएंगे, ग्रुप डी न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे एक आए चाहे दो आए। पेपर का कुछ पता नहीं होता है मेरे भाइयों, कब क्या चीज ज्यादा आएगी। आप देखो, फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ने आपको पता कि पेपर में क्या चीज ज्यादा आएगी, ने मुझे पता कि पेपर में क्या चीज ज्यादा आएगी। हमारा कर्तव्य है कि हमें फिजिक्स पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, हमें बायोलॉजी पढ़नी है, उसके क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनके न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, परीक्षा में कुछ भी आ जाए, है ना। लेकिन इतना अनुमान लगाया जाता है कि लोको पायलट में, ग्रुप डी में और टेक्नीशियन में न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे 2 न्यूमेरिकल आए चाहे 4 न्यूमेरिकल आए, लेकिन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, पहली बार न्यूमेरिकल करा रहा हूं क्लासों के अंदर, लाइव बैच में, सच बता रहा हूं, नहीं तो पुरानी वीडियो देख लेना, नहीं कराए तो एक एक करा दिए, लेकिन पहली बार मैंने की चलो कोई भाई नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करा दो भाइयों को, ताकि इनको भी लगे नहीं वास्तव में हमारे सर गुरुजी मेहनत कर रहे हैं। नहीं कराता तो क्या करते आप। लो अगला क्वेश्चन लो, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, किस लेंस की बात हुई है,
हाँ गुरुजी, बात तो आ रही है धीरे धीरे समझ में। उत्तल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। उत्तल लेंस की बात हो रही है। फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 से, प्लस मैंने लगाया है, प्लस मैंने लगाया है, आप भी लगा लेना, ठीक है। 20 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कोई वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति, तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन कीजिए। भैया पहली बात तो आप इसका v याद कर लेते एक बार। फोकस दे रखा है, u दे रखा है। पहले एक बार हम ईमानदारी के साथ v याद कर लेते हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये देख लेते एक बार। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v याद कर रहे हो, 1/v बराबर 1/f माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/u। 1/v बराबर फोकस दूरी कितनी है, 20 है प्लस में, और u जो है वो माइनस में है 40। लघुत्तम 40 ले लो। 20 दूनी 40 और माइनस में 1। तो यहां पे आपको पता लग गया जो b आ रहा है, v जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, ये उल्टा कर देना भाई। जैसे 2 में से 1 गया तो 1/40 बच जाएगा, तो 40 आ रहा है, प्लस में 40। समझना भाई मेरी, प्लस में 40। इसको देख के क्लियर होगा। ये हमारा v आया है, प्रतिबिंब दूरी प्लस में आई है, प्रतिबिंब दूरी प्लस में आई है। इसका मतलब है, देखो ये उत्तल लेंस है मेरे भाई, है ना, उत्तल लेंस है ना, और प्रतिबिंब दूरी ऐसे समझ लो कोई प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो इधर वाली दूरी प्लस में ही तो आती है, इधर वाली दूरी प्लस में ही तो आती है। हमने माना हमारा जो प्रतिबिंब है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो इधर बन रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है ना वो इधर की तरफ बन रहा है। तो इधर जो प्रतिबिंब बनता है, 5 स्थिति 5 पांचों स्थितियों में, तो प्रतिबिंब, सुनो 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 सुनो, एक बार तो ये तो क्लियर हो गया कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कर लो, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करके दिखा दूं। आवर्धन क्षमता v/u, v कितना है 40, ठीक है, प्लस u कितना है -40। ओ भाई मजा आ गया, आवर्धन क्षमता -1। अब क्लियर हुआ, अब मजा आया गुरुजी। -1 का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर बनेगा गुरुजी। अब आया असली उत्तर, असली उत्तर अब आया। अब मुझे बता मेरे भाई, क्वेश्चन को करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपकी स्पीड अच्छी हो गई सेकंडों में उड़ा दोगे आप। बताओ एक बार। रामदेव भाई, निखिल कुमार जी, स्थिति नंबर 4 की बात हो गई है, ये बहुत बढ़िया, जहां पे बिंब और प्रतिबिंब दोनों समान बनते हैं। उत्तर -1 आया, आवर्धन क्षमता -1, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के समान होगा, वस्तु के समान होगा। बताइए यस या नो, जल्दी से जवाब दीजिए। कौन कौन एनटीपीसी का पेपर देगा, जल्दी से बताओ। कौन कौन एनटीपीसी का पेपर दे रहा है, जल्दी से बताइए। कौन कौन एनटीपीसी का पेपर देगा, मैं टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं। कौन कौन एनटीपीसी का एग्जाम देगा। यस, नो। कितने विद्यार्थी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहा है, टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन एनटीपीसी का एग्जाम देगा। तो हम चाह रहे हैं कि हम बीच में मैं आपको
चाहे लेवल कोई सा भी हो, चाहे वो वहां पर स्टेशन मास्टर का हो, टीएसी बहुत अच्छी पोस्ट है भाई एनटीपीसी की। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या पेपर देना चाहते हैं तो मैं आपको कल का दिन छोड़िए, परसों से एनटीपीसी के 2000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूट्यूब पर कराऊंगा। कितने दिन बचे हैं हमारे पास, आर पार चलने दो ना। 5 जून से एग्जाम शुरू हो रही है, 23 जून तक एग्जाम चलेगी। तो अभी हमारे पास में लगभग 20 दिन है। एक दिन में 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, तो 2000 तो नहीं होंगे, तो लगभग 50 क्वेश्चन के हिसाब से 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा देते हैं। चलो हम आपको YouTube पर 1000 ऐसे प्रश्न करा देता हूं जिसमें सभी चैप्टर आ जाएंगे और लगभग आपका क्वेश्चन भी डायरेक्ट फंसवा दूंगा। तो ये क्लास हम आज नहीं, कल से आपके लिए मैं स्पेशल एनटीपीसी की क्लास लगा दूंगा। जी हां, स्पेशल एनटीपीसी की क्लास लगा दूंगा, जहां पर हम आपको विज्ञान के कोशिश करूंगा कि वो 1000 क्वेश्चन में करा दूं, 1000 हो 1500 क्वेश्चन करा दूंगा, जहां से आपका क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट फंस जाए। और इतना बता दूं कि एनटीपीसी में बायोलॉजी का ज्यादा रोल रहेगा, ये क्लियर कर लेना, ठीक है ना। आज का समय दो, कल से हम प्रॉपर ही एनटीपीसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लाइव आना है, मेहनत यहां तो चलने दो, यहां तो चलने दो, इधर मैं रिवीजन करा दूंगा। कोशिश ये करूंगा कि रिवीजन टॉपिक वाइज हो जाए। क्वेश्चन कोशिश ये करूंगा कि रिवीजन जो है ना वो टॉपिक वाइज हो जाए। जीके का भी करवा रहा हूं, जीके का भी कल से करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन करो पहले आप, ये क्वेश्चन आप करो फिर कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। करो ये क्वेश्चन आप करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 को करो। हाँ भैया, करिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो, अरे इनको सीख लो, क्या कर लो मेरे भाई, सीख लो। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग क्या करते, यूट्यूब पे पढ़ाते, कोई नहीं समझाता है क्यों प्लस आ रहा है क्यों माइनस आ रहा है। पकड़ो इसको, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं सीख लो, नहीं तो यूट्यूब पर लोग पढ़ाएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे प्लस क्यों आ रहा है माइनस क्यों आ रहा है, कोई नहीं बताने वाला भैया, कोई का कोई धनी नहीं है। देखो अब, एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस, देखिए वापस से, अवतल लेंस, ये इतना समय नहीं लगेगा तुमको जब पेपर करोगे, तो मुझे समय लग रहा है समझाने के लिए। एक अवतल लेंस है, 12 सेंटीमीटर की वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में आएगी, है ना। अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और इसका जो वी है ना, यू जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ये जो दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है, ये तो हाइट है। इसकी 8 सेंटीमीटर की आभासी प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त कर, देखिए
प्रतिबिंब जो है ना, जैसे समझो क्वेश्चन में बोला है कि जैसे वस्तु तो है 12 सेंटीमीटर का और जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये प्रतिबिंब है, वो बन रहा है 8 सेंटीमीटर का। प्लस में सीधा ही बनेगा। एक बार क्लियर करो कि सुनिए सुनिए, देखिए जब भी अवतल लेंस की बात हो तो आपको ये क्लियर पता लग जाना चाहिए कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अगर वस्तु 12 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर से क्या बनेगा मेरा भाई, छोटा बनेगा। ठीक है ना। अब आपको देखो क्या क्या दे रखा है। वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब भी सीधा बनता है इसलिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना। दो चीज दे रखी है। आपको यू दे रखा है क्वेश्चन में, यू 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 माइनस 15 सेंटीमीटर और वो बोल रहा है कि वी ज्ञात करो, वी ज्ञात करो। तो आपको पता है वी ज्ञात करना है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई और वी बटे यू, यहां से आप डायरेक्ट याद करो क्योंकि आपको एच डैश दे रखा है एच डैश 8 सेंटीमीटर, एच 12 सेंटीमीटर बराबर वी ज्ञात करना है, ये आपको माइनस में 15 सेंटीमीटर, माइनस में 15 सेंटीमीटर है। वज्र गुणा करिए भाई, ये तो 12 इंटू वी हो गया और 15 अंठे कितना होता है भैया, 15 छिक्की 90, 105 माइनस 120। तो आपको v ज्ञात करना है तो माइनस 120 में 12 का भाग देंगे, उत्तर होगा माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्रतिबिंब दूरी निकल के आ गई माइनस 10 सेंटीमीटर। और ये भी क्लियर है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, माइनस में इधर बनेगा। तो पक्की बात है ये दो तो वैसे ही काट देना प्लस में, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनता है, इसमें दोनों बार प्रतिबिंब इधर बनते हैं, इधर बनता है प्रतिबिंब, इधर बनता है, तो इधर वाली दूरी माइनस में, इधर वाली दूरी माइनस में। इसमें आपको देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, डायरेक्ट याद हो जाएगा ना। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। चार में से तीन चीजें दे रखी है। अगला क्वेश्चन 8, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। अपसारी, अपसारी, अपसारी का मतलब, अपसारी का मतलब अपतल, 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 अपतल लेंस। अपसारी मतलब जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अपसारी। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। भैया फोकस दूरी, अपतल लेंस की फोकस दूरी, अपतल लेंस की फोकस दूरी भैया याद करो यार, माइनस में होती है, माइनस में, माइनस में फोकस दूरी माइनस 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है भैया। देखिए आपको कह रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात करो। मेरा भाई एक बात क्लियर कर दूं, देखो सुनियो, जब भी आप लेंस की क्षमता ज्ञात करो P बराबर 1/f, फोकस दूरी मीटर में लेनी है, फोकस दूरी मीटर में लेनी है, फोकस दूरी मीटर में लेनी है। 50 सेंटीमीटर बोला आधा मीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, 1/2 मीटर। ठीक है ना। ओ भाई 1/2 मीटर, 50 सेंटीमीटर का मतलब है आधा मीटर, मीटर में बदल लेना। ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा माइनस में चलेगा भैया, उत्तर, उत्तर माइनस में चलेगा। तो दो आंसर होगा -2 डायप्टर। सही है क्या 50 सेंटीमीटर, 50 -50 सेंटीमीटर है तो 50/100 -1/2 मीटर, आधा मीटर, -1/2 मीटर, -2 डायप्टर। उत्तर होगा -2 डायप्टर। भैया मीटर में बदल लेना, मीटर में बदल लेना। और अगर ऐसे नहीं करो ना तो इसको ऐसे कर लेना, P बराबर 1/f। अब 1/50 सेंटीमीटर में ना, ये सेंटीमीटर में, सुनो सुनो क्लियर करा देता हूं। ठीक है, माइनस तो लगा लो,
है ना, और इसको 100/1 से गुणा कर लेना। तो इसका मतलब ये है कि माइनस में वो मीटर ही हो गया एक तरह से ना, तो इसको -50 का इसमें भाग दो 100 में, तो ये डायरेक्ट, अगर आप यहां भी बदल सकते हो तो वो भाई बात, या तो यहीं बदल लो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, यही बदल लो, या तो यहीं बदल लो, या इसको 100/1 से डायरेक्ट गुना करके यहां आके मीटर में बदल लेना। लेकिन फिर बार बार एक बात क्लियर कर लो, नोट लगा लो, जब भी आप लेंस की क्षमता ज्ञात करोगे, फोकस दूरी मीटर में लेनी है, फोकस दूरी मीटर में लेनी है। कब? जब लेंस की क्षमता ज्ञात करो। जब आप कभी v ज्ञात करो, u ज्ञात करो, तो वहां तो फोकस दूरी, यहां ये सेंटीमीटर में चल जाएंगी सब, यहां यहां सेंटीमीटर में चल जाएगी। लेकिन जब भी आप लेंस की क्षमता ज्ञात करोगे, केवल लेंस की क्षमता की शर्तें, जब भी आप लेंस की क्षमता ज्ञात करोगे, फोकस दूरी मीटर में ले लेना। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अपतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। कल बात हुई थी लास्ट में इस क्वेश्चन की। दो लेंस को जोड़ना है, एक 5 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता कितना है, 5 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता है 3 डायोप्टर है। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं करना मेरा भाई, ज्यादा झड़ा नहीं पीटना है। इसका 5 डायोप्टर, इसका 3 डायोप्टर, संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो 8 डायोप्टर होगी। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या हुआ? फोकस दूरी, ओहो ठीक 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 ठीक, रोकिए रोकिए रोकिए, पहले इसकी क्षमता आई है, पी आ गया, तो जब पी आपका आ गया है, प्लस में 8 डायोप्टर आया, मेरा उत्तर पी आया, मेरा फाइनल पी आया है, तो एफ ज्ञात करना है। कर लो भाई कर लो, पी बराबर 1/f, तो एफ बराबर 1/p, उल्टा कर देना, उल्टा कर लेना, और पी क्या है, 8 डायोप्टर दे रखा है, 1/8। क्या हुआ भाई साहब? क्या गलती हुई है? 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अपतल लेंस, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा क्या? एक तो उत्तल लेंस है और एक अपतल लेंस है। एक बार यहां पे प्लस माइनस क्लियर कर लेते हैं। एक बार प्लस माइनस क्लियर कर लो। अगर उत्तल लेंस है तो आपका जो P1 आएगा, P1 जो है वो प्लस में आएगा, तो प्लस में तो 5 ले लो, है ना, और अपतल लेंस है तो P2 जो है -3 आएगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमको पता है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता आती है वो प्लस में आती है, और अपतल लेंस की जो क्षमता आती है वो माइनस में आती है, ऐसा हमको पता है। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो प्लस का 5 कर लो और माइनस का 3 कर लो। इसका जो P आएगा वो प्लस में 2 डायोप्टर आएगा, 2 डायोप्टर आएगा, P P P, ठीक है। अब P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर होता है 1/p, 1/2। तो भाई साहब 1 में 2 का भाग दीजिए, तो उत्तर जो है फोकस दूरी वो प्लस में होगी और 0.5 मीटर होगी, 0.5 मीटर होगी, प्लस में होगी, और 0.5 मीटर को हम 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 0.5 मीटर को आधा आधा मीटर है, ये आधा मीटर है, आधे मीटर को हम प्लस में 50 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। 50 सेंटीमीटर इसको हम प्लस में बोल सकते हैं। जी हाँ, ये बात चेक करो, माइनस नहीं भाई, माइनस नहीं यारो, फोकस दूरी प्लस में आ रही है। 0.5 मीटर फोकस दूरी मीटर में आएगी,
फोकस दूरी का उत्तर किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो उत्तर आपको मीटर में नहीं दे रहा, सेंटीमीटर में बदल दो इसको। आधा मीटर को सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसका, 10वां क्वेश्चन करो एक बार। चलिए सोनू कुमार जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इतना तो पहले से अंदाजा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आएगी। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, ये तो आपको पहले से ही पढ़ा हुआ होना चाहिए। उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी कहीं में आएगी? प्लस में आएगी। तो बार बार लिख रहा हूं भाई, P बराबर 1/f। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 1/3, 1/3। इसका मतलब उत्तर तो प्लस में ही आ रहा है। 0.33 फोकस दूरी है मीटर में, प्लस में 0.33, ये हो गया। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना। ये ये वाले क्वेश्चनों को अभी आप छोड़ दो, 11वां और 12वां। ये 2 क्वेश्चन बीच में वो आ गया अपवर्तनांक वाले। पहले आपको दर्पण लेंस के क्वेश्चन ले लो। 13वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कि लेंस बनाने में हम मिट्टी का यूज नहीं करते। ध्यान रखना, लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का यूज नहीं करते। ये कक्षा 10वीं का किताब का क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन है, ये भी किताब का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से नहीं। अवतल दर्पण बड़ा नहीं है, वस्तु कहां होनी चाहिए? ये बड़ा होगा ही नहीं भैया। अवतल दर्पण में, ओ दर्पण की बात हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कह रहा हूं लेंस आ गया क्या? अब ओ भैया सुनिए, ये थोड़ा किताब के क्वेश्चन है भाई, ये दर्पण की बात हो रही है, भूल तुम कहीं ऊपर नीचे मत हो जाओ। ये दर्पण का क्वेश्चन आ गया बीच में, है ना। ये एनसीईआरटी की किताब के क्वेश्चन है, ये दर्पण का क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में, मतलब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और बड़ा कब बनता है? ये पूछ लिया हमसे स्थिति नंबर 6। ये आप याद करो एक बार वापस से। ये अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 6 का प्रश्न पूछ लिया, 6 का प्रश्न पूछ लिया। ये हमारी जो आपकी किताब है ना कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की, स्कूलों में चलती है, उसके क्वेश्चन है किताब के। तो बताइए वस्तु को कहां रखोगे? तो ये वस्तु है स्थिति नंबर 6, वस्तु पोल और फोकस के बीच में है। स्थिति नंबर 6, स्थिति नंबर 6 का प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। तो कहां है वस्तु, कहां रख रहे हो? पोल और फोकस के बीच में, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच में। डी 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 आंसर है इसका, डी आंसर है।
ठीक है, किताब के क्वेश्चन है, कर लो भाई, कर लो कर लो, किताब के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखे कि प्रतिबिंब वस्तु के समान हो जाए। देखो याद करो, ये था F2, 2F, F1, 2F1, याद करो, भूल मत जाना। वस्तु रखो 2F1 पर, वस्तु रखो 2F1 पर, स्थिति नंबर 1, 2, 3, स्थिति नंबर 3, तो इसका प्रतिबिंब 1, 2, 3 यहां बनेगा, स्थिति नंबर 3 कहां, 2F1 पर, 2F1 पर, 2F1 पर, मतलब फोकस दूरी से दुगने पर, लेंस के मुख्य फोकस पर फोकस दूरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये रही फोकस दूरी, तो ये रही फोकस दूरी, एक तरह से ऐसे समझ लो ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी दोनों तरफ चलती है इसमें, इधर भी चलती है इधर भी, तो फोकस दूरी के दुगने पर रखेंगे तभी तो समान बनेगा। देखो समझो, उत्तल लेंस ये फोकस दूरी है, इधर दोनों तरफ चलती है इसकी, भाई वास्तविक फोकस दूरी तो ये है, इधर ये वाली है, लेकिन समझो उत्तल लेंस में ये यहां से यहां तक फोकस दूरी है, तो वास्तविक फोकस दूरी तो ये है, लेकिन इतनी दूरी होती है ये वाली, है ना, और इसके दुगना होता है ये अगर 5 है तो ये 10 है, दुगना होता है, जस्ट दुगना होता है ये, अगर ये 5 है तो ये 10 रहेगा। तो 2F1 पर ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी किताब का भाई। अरे फोकस पे नहीं रखेंगे, फोकस से दुगने पे जाके रखेंगे, 2F1 पर जाके रखेंगे। अशोक कुमार जी, लाइव बायोलॉजी पूरा हो चुका है, पहले पूरा फिजिक्स होगा फिर केमिस्ट्री होगा, लाइव बायोलॉजी हो चुका है इस बैच में, इसमें पहले फिजिक्स होगा फिर केमिस्ट्री होगा, लाइव बायोलॉजी हो चुकी है इस वाले बैच में। ये वाला बैच में लाइव बायोलॉजी हो चुका है, पहले फिजिक्स लाइव चल रहा है, उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और उसके बाद में फिर देख लेंगे। भैया आपके पास नई किताब है तो चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का, ये उसके पीछे का पेज देखो, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से होंगे। समझो, बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी, देखो एक तो दर्पण है, समझना, एक तो दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कह रहा है -15 सेंटीमीटर है, और मुझे नहीं पता एक लेंस है जिसकी भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ कौन सा तो ये दर्पण हो सकता है। तो मेरा भाई ये कौन सा दर्पण हो सकता है, ये अवतल दर्पण हो सकता है, जी हाँ ये अवतल दर्पण हो सकता है, और लेंस में ये अवतल लेंस हो सकता है, क्योंकि अवतल लेंस की भी फोकस दूरी माइनस में होती है। समझो, अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में चलती है, माइनस में, इधर उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी किस में चलती है, माइनस में, तो ये दर्पण में अवतल दर्पण हो सकता है और लेंस में दोनों अवतल हो सकते हैं। ये दर्पण बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है, जय हो एनसीईआरटी, मजा आ जाता है मेरा भाई। ये एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के, कौन करा रहा है, कोई नहीं कराएगा, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है किताब के। ए भाई साहब समझो, एक दर्पण पूछ रहा है, एक लेंस पूछ रहा है, ओ दादा अवतल तो दर्पण ले लो, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, और लेंस में अवतल लेंस ले लो। कल बताया था वो ढोरो कि अवतल लेंस की सभी चीजें माइनस में होती है। सच बताओ जल्दी से कमेंट करके, सच में ये बातें कुछ समझ में आई।
और इतना कभी पढ़ा था क्या तुमने? कभी इतने पढ़े थे क्या? कोई ने सिखाया था क्या दर्पण और लेंस, लेंस की क्षमता वगैरह है? इसलिए समय दो पढ़ाई को। एक क्वेश्चन और है, ये ले लो, लास्ट क्वेश्चन है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और कौन सा होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज्यादा मत पढ़ो, कंफ्यूजन हो जाओगे ज्यादा पढ़ोगे तो। किसी दर्पण से चाहे आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। सीधा बनना चाहिए, कहीं भी खड़े हो जाओ। तो गुरुजी, दर्पण की बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है गुंडो, दर्पण की बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है, लेंस मत नहीं लगाना। तो ऐसा हो सकता है केवल और केवल, केवल और केवल कौन सा दर्पण? बताओ बताओ दर्पण। समतल दर्पण ऐसा हो सकता है? हाँ गुरुजी हो सकता है। गुरुजी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा सीधा बनता है, चाहे आप कहीं भी जाओ, कितना भी आगे पीछे जाओ, समतल दर्पण में फोटो सीधा ही दिखेगा। ठीक है। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण भी हो सकता है कि इसका उत्तर? गुरुजी उत्तल दर्पण में दो स्थिति होती है और दोनों बार प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ओ मेरे भाइयों, ये या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ऐसे फंस जाते अच्छे अच्छे धुरंधर है ना जो क्वेश्चन में, बड़े बड़े धुरंधरों की माटियां हो जाती है जब ऐसे तगड़े तगड़े छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए अभी भी मौका है, अपनी गलत फहमियों को निकाल दो और ओरिजिनलिटी पे आ जाओ मेरे भाई। समतल दर्पण में चाहे कहीं भी वस्तु रखो, ओ भाई उत्तल दर्पण में वाहनों के साइडों में ट्रक कितना भी बड़ा हो, कितना भी सीधा ही दिखेगा, सीधा ही सीधा सीधा सीधा। किसी भी दर्पण से चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाओ, प्रतिबिंब सीधा ही बनना चाहिए। अरे इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो? ओ भूतनाथ है, कक्षा 10वीं का किताब है ये, भूतनाथ ये कक्षा 10वीं का किताब है, ये कक्षा 10वीं का पन्ना है ये। मेरे पास तो क्या पुरानी किताब है ये कक्षा 10वीं का है, मेरे पास तो पुरानी किताब है भूतनाथ। ये डीपली नहीं है, डीपली 9वीं 10वीं की चीजें पढ़ लो, वही बहुत है तुम्हारे लिए धुरंधरो। ये थे हमारे पास में कंप्लीटली दर्पणों से जुड़े हुए क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और बता दूंगे आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है। चलो बाकी का आप खुद ही करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बीच में जो दो क्वेश्चन छोड़े थे एक्चुअली वो उनके क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों। उसको मैं एक बार दोनों को चेक कर लूंगा। बाकी का यूट्यूब पर मिलिए आप। अच्छे रहो, खुश रहो। अच्छे से। हर दिन एक ही चीज कह रहा हूं, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको मेरे साथ साथ पूरा पढ़ लो लाइन टू लाइन। और जरूरत पड़े तो मेरे साथ साथ कक्षा 11वीं की बायोलॉजी उठा लो, जरूरत पड़े तो आपको। नहीं तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लो। और मेरा भाई, मार्केट में मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की दोनों किताबें हैं, आप इन किताबों को ले लो। और अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो उनको धीरे धीरे पढ़ लो, हमारा काम हो जाएगा। और यूट्यूब पर आप जुड़े रहो, वहां पर हम हर एग्जाम के, जब जैसी भी एग्जाम आएगी उसी एग्जाम के हम पीछे पड़ जाएंगे।
अभी हम अगले 1 महीने तक वहां पर लगातार एनटीपीसी की तैयारी करेंगे। तो आप भी जुड़िए और मेरा भाई छोड़ो मत, हो आप समय देते रहो चीजों में, सीखते जाओगे। गलती होती रहेंगी, सीखते जाएंगे, गलती होती रहेंगी, सीखते जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।